चलिए तो हम सीधा बातचीत करते हैं यहाँ के शिक्षक से। सबसे पहले तो आपके स्टूडेंट का जलवा जो है वो पूरे ज़िले में जारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे स्टूडेंट मेरे द्वारा किया गया मेहनत पर ये हो रहे हैं। मेहनत पर जो हमने किया है उसका सकारात्मक परिणाम मिला है और हम इससे उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर भविष्य में और भी अपने माँ बाप का, प्रखंड का, बिहार का नाम रोशन करें और शिक्षकों के दिए मार्गदर्शन पर ये आगे काम करते रहेंगे। अच्छा, जैसा कि आपके स्टूडेंट के बारे में हमने पता किया, ईसा के बारे में, तो काफ़ी चर्चा जो है वो गांव मोहल्ले में भी होती है कि पहले से ही काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज़ थी, सुशील थी। तो क्या भरोसा था कि इतना बेहतर जो है वो अंक ला पाएगी ईसा? जी, बिल्कुल भरोसा था इस पर। इसकी प्रतिभा बहुत अच्छी पढ़ने में है। जो भी हमने आज तक इसको पढ़ाया है बखूबी जो भी मार्ग बताया है उस मार्ग पर प्रशस्त हुई है और बहुत अच्छी पढ़ने में है और इसका बेस भी बहुत अच्छा है। और मेन रूप से बेस तो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ही होता है। तो अगर वो अच्छे से कर लिया है तो उसका बेस निश्चित रूप से और उसका भविष्य भी निश्चित रूप से उज्ज्वल है। अच्छा, भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे ईसा को? कहाँ तक एकदम परचम लहराएगी? जी, भविष्य के लिए मेरा पूरी उम्मीद है कि ये लोक सेवा में पूरा योगदान देगी। हम तो पूरा UPSC IAS की परीक्षा के लिए इसको प्रेरित करेंगे कि उस पर फोकस करे और उसके जितने सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना काम करे। जी, चलिए तो अब सीधे हम ईसा से बातचीत करेंगे। सबसे पहले ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा महसूस कर रही हो? ज़िले में दूसरे नंबर पे आई हो, कैसा महसूस कर रही हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार जब कॉल आया होगा बिहार बोर्ड से, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया होगा, तो सबसे पहला कॉल किस पे आया था? आप ही को आया था या फिर घर में किसी पे? मुझे ही आया था। तो मतलब क्या लगा कि रियल है, फेक है, क्या लगा? मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था। अच्छा। क्योंकि ऐसा अभी फेक का बहुत चलता है ना, इसलिए। अच्छा, फिर कैसे क्लियर हुए कि नहीं जो कॉल है वो रियल का कॉल है? फिर मैं अपने टीचर से संपर्क की तो उन्होंने बोला नहीं सही है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, यहाँ से आप फिर बिहार बोर्ड के लिए वहाँ गए होंगे, तो वहाँ आपसे क्या क्या जो है वो पूछा गया? हाँ, वहाँ तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया था हिस्ट्री से रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और वैदिक सभ्यता के बारे में। मैंने सारा का उत्तर अच्छा से दिया था। अच्छा, ईसा पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का तो कपड़ा का बिजनेस है। अच्छा, कोचिंग से कैसा सपोर्ट मिलता रहा आपको? मुझे मेरे टीचर का हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा है। वो मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। मैं टीचर के गाइडलाइंस में रही हूँ। अच्छा, घर में मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट रहा? मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाने में बहुत ही एक्स्ट्रा रहे हैं। वो मुझ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, आपने कहा कि मेरे पिताजी का कपड़े का बिजनेस है। कुछ लोगों ने कहा कि आप गरीब परिवार से भी आते हैं। कपड़ा का बिजनेस करने वाले अरबपति करोड़पति भी होते हैं, आप किस में से हैं? नहीं, मेरे पापा एकदम नॉर्मल है, मतलब खाता पीता परिवार है। मतलब छोटा सा गुमटी है, कपड़े का बिजनेस करते हैं, साप्ताहिक बाजार भी जाते हैं। कितने भाई बहन हैं ईसा? मैं 2 बहन और 1 भाई हूँ। लाइफ में क्या करना है आगे अब? मुझे आगे करके UPSC करना है और लोक सेवा में अपना योगदान देना है। क्या बात है, लोकसभा में योगदान देना है? लोक सेवा में। तो हम तो कहते हैं कि MP का चुनाव लड़ा जाए। नहीं, लोक सेवा में बोल रही अच्छा, हूँ। लोक सेवा में? हाँ, लोक लोक सेवा सेवा, में हाँ। UPSC करना है। हाँ, UPSC करना है, ठीक ठीक। हम कन्फ्यूजन हो, हम बोला लोकसभा में योगदान देना है तो कहीं चुनाव बुलाओ तो नहीं लड़ना। नहीं, मैं पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये बताइए, और जितने भी आपकी उम्र की लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं आपके आसपास के मोहल्ले की, क्या कहना चाहेगी उनको? हाँ, मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि आप 11-12 अच्छे से पढ़ाई करें तो निश्चित तौर पे आपका 12 का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करती थी सर? देखिए, पढ़ाई का कोई लिमिटेशन नहीं होता। अगर आप कोई सिलेबस को 4 घंटा में कवर कर पाते हैं तो मैं 4 घंटा पढ़ती हूँ, और 2 ही घंटा में हो जाता है, मैं 2 घंटा पढ़कर आराम से अपना काम करती हूँ। कोचिंग भी पढ़ाती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं क्या ईसा? हाँ, मैं कोचिंग कराती हूँ। अच्छा, देखिए, अब देखा जाए तो आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव होती है, तो पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया कितना सपोर्ट रहा है आपके लिए? देखिए, सोशल मीडिया का मतलब अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो हानिकारक है, लेकिन आप लिमिटेशन में अपने काम पर यूज कर रहे हैं उसका तो अच्छा है। जैसे आप भी सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं तो आपको देखना अच्छी बात है। मैं आपसे इंस्पायर होती हूँ। सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, मतलब जहाँ तक ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल करिए। हाँ, जहाँ तक आपको सकारात्मक लग रहा है इस्तेमाल करें, जहाँ पे आपको लग रहा है नहीं नकारात्मक है तो छोड़ दें। ईसा 462 नंबर लाई है टोटल। क्या लगता है कुछ और आना चाहिए था या फिर ठीक ठाक है?
नहीं, अच्छा नंबर है, लेकिन मुझे और चाहिए था। लेकिन मेरी गलती है कि मैंने अच्छे से राइटिंग नहीं लिखा था। अच्छा, आप घर आके मिलान किए होंगे कि हमने जो लिखा वो क्या सही है नहीं है, तो कितना अप्रॉक्स उम्मीद लगा कर रखे थे कि इतना नंबर मेरा आ जाएगा? मतलब उतना नंबर ही आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी से काट दिया था अपना राइटिंग का नंबर, तो 462 तो हम रखे थे, उतना आ गया। वाह, मतलब जितना सोचे थे उतना आ गया है ना? आराम से आ गया। देखिए, ये ईसा है। अब सीधे सवाल होगा कि जो 12th के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उससे सवाल किया जाएगा किस तरह से इन्होंने जो है वो कॉपी पर लिखा है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने ऐसा ही सोचा था और घर में मिलाया भी था कि 462 नंबर आएगा, तो 462 नंबर आया ही। कुछ सवाल किया जाए, तैयार है ना? हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो फुल कॉन्फिडेंस में है। तो सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे जो 12th के पेपर में आया था कि भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में थोड़ा विशेष तौर पर बताना। भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान का निर्माता कहे जाते हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था और उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था तथा उनकी माता का नाम भीमाबाई था। और वो अपने शिक्षा को मतलब पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी दोनों देशों में गए हैं। और वो एक मतलब महार जाति से बिलोंग करते थे, तो वो बचपन से ही दलित होने का पीड़ा का अनुभव कर चुके थे। उन्होंने आगे चलकर सबसे बड़ा योगदान बहिष्कृत हितकारिणी सभा का 1924 में गठन किया था और उसके बाद 1930 में दलित एसोसिएशन का गठन किया और उन्होंने डिप्रेस्ड पार्टी भी बनाई थी। और आगे चलकर उन्हें संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 में जो प्रारूप समिति गठित की गई तो उनका सदस्य चुना गया था और वे अन्य 7 सदस्यों के साथ संविधान का निर्माण किए। और हमारे देश के जो दलित पिछड़े गरीब लोग हैं उनके मुख्य भाषा को अमार स्वर प्रदान किए और लोगों को उनका अधिकार प्रदान किया। तो हमारे संविधान के निर्माण में भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। ईसा, जैसा कि आपने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया भीमराव अंबेडकर, लेकिन आज भी अगर हम देखा जाए तो दलित में मांझी ऐसे कैटेगरी में आते हैं, ऐसे जाती हैं जो बहुत पिछड़ा है, शिक्षा की कमी है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। अब लीडर जो है, जैसे मांझी समाज के कई लीडर जो हैं वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए, जैसे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो अभी भी उन समाज के उत्थान के लिए क्या लगता है कि सरकार बेहतर कार्य कर रही है और वैसे समाज जो पिछड़े हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, अगर सरकार की बात ले तो वो ज़रूर पॉजिटिव इंडेक्ट में देखा जाए तो काम कर रही है, लेकिन जो वो योजनाएं निकालती है वो उनके तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सरकार को देखना चाहिए जो उनके नीचे के लेवल है, फिर उसके नीचे के बाद के जो लोग हैं उन पर उन्हें मतलब ध्यान देना चाहिए, उनके कामों का निरीक्षण करते रहना चाहिए ताकि वो उन सभी चीज़ों का लाभ दलित और पिछड़े लोगों को पहुँचाया जा सके। बहुत अच्छा, देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये जवाब दी है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इसे तो स्टेट टॉप करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे और फ्यूचर में बेहतर करेगी। एक और सवाल है कि वर्धमान महावीर के उपदेशों का वर्णन करिए, परीक्षा में आते, इसको आपने कैसे लिखा था? हाँ, महावीर है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और उनका जन्म 540 में हुआ था। और महावीर के माता पिता का नाम देखा जाए तो ज्ञात्रिक कुल से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला था और उनके बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर का बचपन का नाम। और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था और उनके जो दामाद थे जमाली वो उनके प्रथम शिष्य हुए थे। और महावीर का कहना था जो संसार दुखमय है और दुख का कारण हमारा जो तृष्णा है वो है, मतलब जो हम चाह रहे हैं इसलिए हमें दुख होता है। और महावीर की शिक्षाओं में देखा जाए तो इसे पंच महाव्रत कहा जाता है, जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। मतलब हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा ना करो, चोरी मत करो, धन का संचयन नहीं करो, अपने इंद्रियों पर केंद्रण रखो, ये उनकी शिक्षाएँ थी। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक एक्स्ट्रा सवाल करेंगे। अब लोकसभा का फिलहाल चुनाव चल रहा है, वोट करेंगे हम लोग। अच्छा, वोट क्या होता है? और आजकल लोग जो है वो कहीं ना कहीं लुभाते भी हैं कि पैसे देकर चाहे ये देकर, तो एक बेहतर सरकार चुनने के लिए आम लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो लोकसभा मतलब लोगों का एक सभा होता है जो हमें मत देते हैं। मत का हमारा मतलब होता है जो जनता लोग हैं अपनी इच्छा से अपने लोकप्रिय नेता को चुनते हैं और उन्हें मत प्रदान करते हैं। तो हम जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो हमारे लिए हित में काम करते हैं, तो इसे कहते हैं मत देना। और जो आपका अगला सवाल मेरा ये था कि एक बेहतर नेता चुनने के लिए क्या आम लोगों को सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए उनके भीतर? बेहतर नेता चुनने के लिए अक्सर हम ये करते हैं अपने क्षेत्रीय नेताओं के लुभावन में आ जाते हैं और वो उनके मतलब वो हमें जो हमें प्रॉफिट देते हैं उनके आकर्षण में आ जाते हैं और उन्हें वोट दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन नेताओं को चुनना चाहिए जो हमारे हित में कार्य करे। बहुत अच्छा। चलिए, अब एक और सवाल जो है वो आपके क्वेश्चन में था, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है?
धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म का हिंदी रूपांतरण है। देखा जाए तो सर्कुलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ जग या संसार होता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ विस्तार है, क्योंकि भारत में विविध भाषी लोग, विभिन्न विभिन्न धर्मों का अनुयायी और विभिन्न विभिन्न लिपि को पालन करने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य सामंजस्य बैठाने की एक राजनीति है, जिसके जरिए हम सभी धर्मों को समान रूप से उनके अधिकार का वितरण करते हैं। एक सवाल इसे हम और कर लेंगे कि जाति क्या है, और ये हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए अगर कोई जाति देखकर काम करता हो तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है हमारे देश के लिए? हाँ, जाति पाति भेदभाव हमारे संसार में भी व्याप्त है हमारे समाज में। जाति मूलतः वंश हमारे है जो वो वंश पे आधारित नहीं है, मतलब जाति हमारे वंश पे आधारित नहीं है, मतलब इसे विभाजित कर दिया गया हमारे समाज को भिन्न विभिन्न जातियों में, और उनके साथ जाति भेदभाव जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। और ये हमारे समाज के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि जिन्हें जो अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए जाति के कानून में प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, उनकी योग्यता को दरकिनारे कर दिया जा रहा है। तो हमें जाति पाति भेदभाव सब का खंडन करना चाहिए, जैसे B.R. अम्बेडकर ने किया था। संघ सूची और राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? ये भी एक सवाल आया था। हाँ, आया था। हमारे संविधान में संघ सूची, राज्य सूची अर्थात सूचियों का वर्णन संविधान के भाग 7 में किया गया है। और संघ सूची से हमारा अभिप्राय यह है कि ये इसमें निहित जो भी विषय हैं उन पर केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है। संघ सूची के अंतर्गत जैसे कि विदेशी मामले हो गए, संचार, व्यापार, बीमा, बैंकिंग, रक्षा इत्यादि मामले आते हैं। और जो हमारे मूल संविधान है उसमें इस संघ सूचियों की संख्या 97 थी, और वर्तमान में देखा जाए तो संघ सूची की संख्या 100 हो गई है। एक और एक्स्ट्रा सवाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर होता है? राष्ट्रपति हमारे देश का प्रधान होता है, और जो राज्यपाल है हमारे राज्य का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, और जो विश्वविद्यालय उनके अध्यक्ष होता है, जबकि राज्यपाल जो हमारे राज्य के जो विद्यालय हैं उनके अध्यक्ष। क्या बात है भाई, ताली बजा दीजिए आप लोग ईसा को। वाह, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा जवाब, बहुत बेहतरीन जवाब। अब उम्मीद कर रहे हैं ईसा कि आप सच में यूपीएससी क्रैक कर लीजिएगा। काफ़ी मतलब बेहतर आपका जो है वो जवाब आया है इसे, तो उम्मीद है कि आगे आप भविष्य में आप अच्छा करेंगे। अच्छा ये बताइए, तैयारी कहाँ से करेंगे आप यूपीएससी का? फ़िलहाल तो मैं अपना बेस मजबूत करना चाहूँगी, तो चाहूँगी अपने कोचिंग से तैयारी करना प्रारंभ करूँगी मैं, और फिर आगे बढ़ के मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यूपीएससी कर पाऊँ। अच्छा, एक फिल्म आया था 12th फेल, है ना? 12th फेल आपने देखा? सॉरी, मैं नहीं देख पाई। अच्छा, यूपीएससी क्रैक करने वालों को देखना चाहिए वो। हाँ, मैं ज़रूर देखूंगी। अच्छा, आपने उस फिल्म के बारे में सुना कि नहीं? हाँ, सुना है। 12th फेल थे वो, फिर भी यूपीएससी क्रैक किया। तो हमारे 12 और 10 का नंबर कोई मायने नहीं रखता, है इसका वैल्यूएबल है, लेकिन हम इस पर कोई घमंड नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी 12 फेल है वो भी कुछ कर सकता है, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है। देखिए, जब 12th फेल वाले भाई आईएएस बन सकते हैं तो 12th पास वाली आईएएस क्यों नहीं बन सकती है? ये तो टॉप करने वाली में से है, अपने कोचिंग में टॉप करने वाली में से है, ये ज़िले में टॉप करने वाली से है, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट है। अब अपने जूनियर को, आपके पीछे जूनियर भी बैठे हुए हैं, काफ़ी आपको गौर से देख रहे हैं कि दीदी जो है वो क्या क्या बता रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? ये लोग ऑलरेडी पढ़ने में बहुत अच्छी है, और मैं कहना चाहूँगी कि टीचर के गाइडलाइंस में रहें, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और सेल्फ स्टडी तो किसी भी विद्यार्थी का नींव ही होता है, तो आप सेल्फ स्टडी करें, टीचर्स के गाइडलाइंस में रहें, तो 12th में बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और मुझे उम्मीद है कि हमसे भी ज़्यादा नंबर जरूर लाएंगी। आप जिस एरिया से बिलोंग करती हैं वहाँ की बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो इंस्टा पे रील्स बनाती हैं। हाँ। पढ़ाई पे फोकस कम करती है, फेसबुक चलाती है, काफ़ी घंटे व्यतीत करती है सोशल मीडिया पे। तो उनके लिए इंस्टा रील्स, फेसबुक कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है? सोशल मीडिया अच्छी बात है, लेकिन रील्स अच्छी बात नहीं है। रील्स बनाने में हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ व्यूअर बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो उससे हमें कोई नॉलेज नहीं होता है। इसलिए आप सोशल मीडिया में वीडियो देखिए जो आपको पसंद है, जो आपको प्रेरित करता हो, लेकिन रील्स नहीं बनाइए, है ना? इससे आपका फ्यूचर नहीं बन पाएगा। नहीं, एकदम नहीं बनेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब है। क्योंकि आजकल की लड़कियां जो है ज़्यादा फोकस उसी पे कर रही हैं। सर, ईसा से बातचीत करके तो मतलब गजब लगा, काफ़ी बेहतर तरीके से जवाब दे रही, काफ़ी कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस आपने इसको कितना दिया है और इसके अंदर पहले से कितना था? इसमें ये खुद का एक कैपेसिटी इसका है। मेरा शिक्षक का क्या योगदान होता है? शिक्षक तो मार्ग बताता है, मार्ग पर कितना अच्छा से वो चल पाती है या चल पाता है वो तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। हमारे द्वारा दिए गए मार्ग पर इन्होंने पूरी तरह से अमल करके चला है, और इसमें ये योग्यता है कि किसी भी चीज़ को कैचअप बहुत जल्दी कर लेती है। जैसे हमने जो भी भाषा में, जो भी शैली में इसको बताया है, सेम टू सेम हूबहू वो शैली में दोबारा रिपीट कर सकती है। बहुत प्रतिभाशाली बच्ची है, और हम लोग को गर्व है कि ये भविष्य में ज़रूर एक दिन फतेहपुर प्रखंड का, बिहार का नाम रोशन जरूर करेगी। ईसा पर गर्व सिर्फ मास्टर साहब को नहीं बल्कि हमें भी है, और पूरे ज़िले को है, और पूरे प्रखंड वासियों को। हमारे साथ एक और छात्रा मौजूद हैं। वैसे आप सभी रूबरू हुए होंगे, जो हमारे दर्शक हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से जवाब देती है। हमने तो इसको इंदिरा गांधी तक कह दिया था भविष्य का। थोड़ा उदास लग रहे हैं आप? नहीं, उदास नहीं है ना?
अच्छा, कितना बेहतर रिजल्ट रहा आपका? 419 नंबर है। अरे भाई ताली बजाइए, 419 है। आप तो ऐसे कर रहे हैं, इसे लग रहा है 200 नंबर है। नहीं, कोचिंग में दूसरा स्थान है। अच्छा, अच्छा। दूसरा स्थान है, घर में बड़ा स्थान है और काफ़ी बेहतर करेंगे यही उम्मीद है। क्या करना है भविष्य में? आत्मनिर्भर इंसान बनना है। ओह माय गॉड, भाई एक बार फिर से ताली बजाइए। देखिए, कोई कहता है कि नौकरी करना है, कोई कहता है बिजनेस करना है, ये कह रही है आत्मनिर्भर इंसान बनना, यानी दोनों आ गया। आत्मनिर्भर बनेंगे यानी खुद पे हम निर्भर रहेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। एक लड़कियां आत्मनिर्भर बनेगी, मतलब कहा जाता है कि लोग तो समाज में कहते हैं कि बेटियां या तो फिर पापा के भरोसे या फिर भविष्य में जब ससुराल जाएगी तो पति के भरोसे। नहीं, ये बात जो उनके दिमाग में एक नेगेटिव बात बैठ गया, ये निकाल देना चाहिए। लड़कियां आज बिल्कुल पीछे नहीं है, लड़की आज बहुत आगे है। जो सोचते हैं लड़की सिर्फ पिता के भरोसे है या फिर उसके बाद ससुराल के भरोसे, ये मतलब गलत बात है। क्योंकि आप देखे होंगे कि हमारे बिहार में आज लड़की ज़्यादा अपना दबदबा बना रही है और आगे बढ़ रही है। तो आजकल आप देखते होंगे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो प्रथम में कहीं ना कहीं लड़कियां आ जाती है, तो लड़कों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं लड़की बहुत आगे है और लड़की को सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल जैसे 21वीं सदी में अभी हम लोग जी रहे हैं, तो 21वीं सदी में जीते हुए सोचना चाहिए, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए और लड़की को प्रोत्साहन देना चाहिए। और लड़की भी आज सोच ली है कि लड़का से आगे बढ़ना है और वो खुद को आत्मनिर्भर बना के खुद के बदौलत खुद के पैर पे खड़ा होके वो आगे बढ़ रही है। तो भविष्य में कहीं ना कहीं एक लड़का के सामने जो है वो उसका ये कर दी और अपना बड़ाई कर ली। हालांकि अच्छी बात है ये, हमने चूँकि लड़कियों को प्रोत्साहन मिलनी चाहिए। एक सवाल हम लड़कियों को जैसे देखिए, हमारा जो समाज है वो बहुत बुरा है, लड़कियों को बहुत पीछे रखता है। तो कहीं ना कहीं लड़का और लड़की के साथ भेदभाव किया गया है प्राचीन काल से ही। आप देखे होंगे लड़की और लड़का में लैंगिक भेद किया गया है, ठीक है। तो लड़का को आगे रखा गया, लड़की को पीछे रखा गया। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को प्रोत्साहन करेंगे तब लड़की आगे बढ़ेगी। और जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है, तो वो कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन मिला अपने समाज से, तब ना तो हम अपने समाज की लड़कियों को भी प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तब ना वो कल की द्रौपदी मुर्मू बनेगी। सवाल है, कोमल नाम है ना, सवाल ये है कि आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उसमें मर्दों का कितना योगदान है? देखिए, आज अगर महिलाएं आगे बढ़ रही है तो मर्दों का योगदान, हाँ थोड़ा बहुत है मर्दों का योगदान, क्योंकि लड़की लड़का में भेदभाव किया जाता था। हाँ थोड़ा बहुत ही है। जैसे पहले क्या होता था कि लड़की का शादी हो गया, ठीक है, वो घर चली गई, तो अब उसको घर से बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल पर्दे में रहना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मर्दों का हो जाता है कि नहीं, मर्द कहेगा तभी वो घर से बाहर निकलेगी, ऐसा हो जाता था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मर्द का योगदान हो जाता था। लेकिन अगर हम आज के परिवेश में देखें तो लड़कियाँ आज बहुत आगे बढ़ गई है। वो किसी तरह से भी बड़े एजुकेशन के क्षेत्र में जाए या कहीं भी जाए, लड़की आज आगे है। आज मर्दों का योगदान वो नहीं ले रही है, कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, IPS बन रही है, IAS बन रही है। तो महिलाएं अपने बदौलत। कोमल, एक सवाल हमारा होगा, वो एक निगेटिव सवाल है। आपने कहा कि महिलाओं को छूट देने की ज़रूरत है, लड़कियों को छूट देने की ज़रूरत है, बेटियों को छूट देने की ज़रूरत है। तो हर पहलू का एक निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है और लड़कियों का छूट देने का मतलब ये भी देखा जा रहा है कि कहीं भी सड़क पर जाकर जो है वो इंस्टा रील बना रही है, किसी को वैल्यू नहीं दे रही है, तो काफ़ी निगेटिव चीज़ें भी फैल रही है। ज़्यादा ये चीज़ देखा जाए, जहाँ अगर एक पॉजिटिव है वहाँ 100 निगेटिव दिख रही है। तो वैसे लड़कियों को क्या कहना चाहोगी जो खुली छूट का जो है पूरा फ़ायदा सही तरीके से नहीं उठाते हैं, वो गलत लाइन पे चले जाते हैं? हाँ, ये गलत बात है, इस पर हम भी मतलब नेगेटिव ही कहेंगे। क्योंकि देखिए, आपको अगर छूट मिल रहा है तो आप छूट लीजिए और उसका आप पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। आपको कहीं ना कहीं आपके अगर गार्जियन आपको कोचिंग भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो आप उसका जैसे अच्छा दीजिए कि उनको भी लगना चाहिए नहीं, हम अपने बच्चे को अगर कोचिंग भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो वहाँ से कुछ वो लेके आ रही है, पढ़ के आ रही है। ऐसे नहीं कि आप रोड पे रील्स बनाइए, इंस्टाग्राम यूज़ कीजिए, और ये सब बहुत मतलब ख़राब चीज़ है। अब जैसे देखिए, आप उसको सकारात्मक रूप से ले रहे तो वो आपके लिए अच्छा है, अगर आप गलत रूप से ले रहे तो वो आपके लिए ख़राब है। तो लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। तो कहीं ना कहीं लड़की थोड़ा सा मतलब जैसे ज़्यादा छूट मिल गया तो पेरेंट्स को भी ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए। उड़ने के लिए आसमान में छोड़ना चाहिए, उड़ने के लिए आसमान में छोड़ना चाहिए, लेकिन जो उसका डोर होता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखना चाहिए कि लड़की मतलब गलत रास्ता पे नहीं चला जाए। हम ये कहना चाहेंगे, हमको ऐसा लगता है। बिल्कुल। कोमल के घर में एक छोटी बहन भी है, उन्होंने मैट्रिक का परीक्षा दिया है, अब आगे वो भी तैयारी करेंगी, क्या कहना चाहेंगे उनको? वो आगे बढ़े
और जैसे उसको जिस क्षेत्र में नॉलेज है वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती है वो जाए और आगे बढ़े। रिजल्ट आने के बाद पापा और मम्मी का क्या रिएक्शन था? वो तो पूरा कूद रहे होंगे, मेरी बेटी 400 प्लस, मेरी बेटी 400 प्लस। कैसा रहा माहौल घर में? रिजल्ट तो उतना अच्छा नहीं है मेरा, मतलब देखिए एक पिता के लिए एक हम कहें पेरेंट्स के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए ठीक रहता है कि नहीं वो किसी के बच्चे के साथ तुलना नहीं करता। और मेरे पेरेंट्स में खासकर मेरे पापा जी में ये एबिलिटी है कि वो मेरा तुलना किसी के साथ नहीं करते हैं। हम हैं तो हम हैं। मेरे पिताजी हर हमेशा हमको आगे रखते हैं, मेरी माँ हर हमेशा हमको आगे रखती है, वो किसी से हमको छोटा नहीं दिखाती, हर हमेशा मान सम्मान हम हैं जो भी हैं। तो मेरे पापा जी हर हमेशा हमको सपोर्ट किए और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कोमल को राजनीति में कितना इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है? कोमल को पॉलिटिक्स में हाँ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। कभी मौका मिले तो विधानसभा लोकसभा के मैदान में उतरेंगे? हाँ उतर जाएंगे। क्या बात है भाई, ताली बजाइए यार। देखिए क्या बात है, अगर हमारे गांव की बेटियां अगर लोकसभा और विधानसभा में किस्मत आजमाती हैं तो ऐसे शिक्षित लड़कियों को और ऐसे टैलेंटेड लड़कियों को तो लोगों को चुनना ही चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब आप बोली कि हम लोकसभा और विधानसभा के मैदान में उतरेंगे, क्या समस्या आपके विधानसभा क्षेत्र में दिखता है और लोकसभा क्षेत्र में दिखता है? अभी क्या ज़रूरत है हमारे देश को, कैसे जो है वो गांव के लोगों का विकास किया जा सकता है? पहली आधारभूत संरचना क्या हो सकती है? जैसे देखिए कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो जाना चाहूँगी, लेकिन मैं सबसे पहले जैसे मैं एक शिक्षित लड़की हूँ, मैं एक अपने देश की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर मैं कहूँ तो हमारे क्षेत्र में जैसे एजुकेशन को मैं आगे प्रथम स्तर पे रखूँगी। हमारे क्षेत्र से, हमारे फतेहपुर क्षेत्र से लड़कियां अगर आईएएस में प्रथम स्थान प्राप्त करें तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगी, उसको आगे करूंगी। तो उस पर मैं ध्यान दूंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाने का पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा। दूसरा है कि जैसे बेरोजगारी भी आजकल देश में बहुत बढ़ गया है और जैसे मोदी जी को आने से तो थोड़ा लिमिटेशन हुआ है। पहले तो जंगल राज चला करता था, आप जानते होंगे। अच्छा। तो उससे थोड़ा आज अच्छा हो गया है। तो सबसे पहले हमारा जो शिक्षा हो गया, उसके बाद मैं बेरोजगारी पर ध्यान दूँगी। उसके बाद जैसे हमारा क्षेत्र का जैसे कुछ कुटीर उद्योग होता है, जैसे घर में महिलाएं रहती है तो वो कुटीर उद्योग करके थोड़ा आगे बढ़ सकती है, मैं उस पर प्रोत्साहन करूँगी। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जैसे हमारा जो फतेहपुर क्षेत्र है थोड़ा अभी नगर पंचायत में है, तो रोड वोड का व्यवस्था भी ख़राब है, आप देखे होंगे। मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगी और भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाऊँगी। अच्छा, पहला मौका अगर मिले राजनीति में आने के लिए तो कोमल क्या मुखिया से चुनाव लड़ेंगी, वार्ड से चुनाव लड़ेंगी, विधायक के लिए लड़ेंगी या सांसद के लिए लड़ेंगी? समय के अनुसार, मतलब परिस्थिति के अनुसार काम करूँगी। परिस्थिति के अनुसार काम करेंगे, है ना। अच्छा, एक सवाल हमारा और है, वो अंतिम सवाल हमारा होगा। देश में अभी लोकसभा का चुनाव होना है, एक बेहतर प्रधानमंत्री चुनने के लिए लोगों को क्या देखना चाहिए? और अभी कोमल को क्या लगता है हमारे देश में जो वर्तमान स्थिति चल रही है, फिलहाल देश के लिए अभी प्रधानमंत्री कौन बेहतर हो सकते हैं? ये तो अभी बहुत मतलब थोड़ा हॉट सवाल है, क्योंकि अभी तो पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में भी चर्चित है ये सवाल, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग भारत की ओर देख रहे हैं कि नहीं, कि भारत में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन बाजी मारेगा, ऐसा चल रहा है अभी। तो मैं, क्योंकि जैसे हमारा वोट है जो, मतलब मेरा, जैसे हम इस मिट्टी में जन्म लिए और इसी मिट्टी में हमको मिल जाना है, तो इस मिट्टी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। एक वोट भी कहीं नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि एक वोट से कोई हार ना जाए, पीछे ना हट जाए। तो एक आपका जो सवाल था बेहतर प्रधानमंत्री, तो अभी के सिलसिले में अगर देखें तो बेहतर प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसा तो कोई भी नहीं है। हाँ, उनका जो राहुल गांधी से किया जाता है तो वो सब अलग है, उस सब की बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल मोदी जी के बराबरी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इतना सा भी नहीं। तो मैं पूरे जो भी हमारे फतेहपुर नगर पंचायत के लोग हैं या जहाँ तक भी लोग सुन पा रहे हैं, वो मतलब बीजेपी को या उनको जो मन करता है, जो जैसे बेहतर प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं, उनको प्रोत्साहन करे, आगे बढ़ाए, क्योंकि वो अच्छा काम भी किए हैं। जैसे देखिए आप मातृ वंदना योजना, बेटियों को आगे बढ़ाए हैं। उसके बाद नल जल योजना, पूरे संपूर्ण देश में नल जल योजना चला रहे हैं। अभी आप देखोगे सोलर प्लेट का करीबन 25 तक पूरे देश में आ ही जाएगा। आयुष्मान कार्ड अभी भी देखिए 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड अभी वर्तमान में बन ही रहा है। तो वो इसी तरह से दोस्ताना रिश्ता, प्रत्येक मतलब संपूर्ण देश के साथ दोस्ताना रिश्ता वो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, किसी भी काम को आप दोस्ताना रिश्ता से आप बहुत अच्छे तरीके से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नफरत से नहीं कर सकते हैं, ये बात मायने रखता है। तो सबसे अच्छी बात कि दोस्त
दोस्ताना रिश्ता बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो जैसे अभी आप देखे होंगे G20 सम्मेलन में जो मोदी जी कभी जो अमेरिका जैसे यहाँ जब खाद्यान्न संकट आता था तब जानवर के खाने लायक अनाज भारत में भेजता था, वो प्रधानमंत्री आज भारत में आके नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और G20 सम्मेलन में मोदी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो उनके जैसा प्रधानमंत्री तो हमको नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल के लिए भविष्य में कोई उनका बराबरी कर पाएगा। पूरा विश्व भारत को लोहा मान रहा है ना? पूरा विश्व भारत को लोहा। इसमें एक सवाल था जो इसका आपने जवाब नहीं दिया कि एक बेहतर नेता चुनने के लिए, बेहतर सांसद चुनने के लिए आम लोगों को क्या देखना चाहिए? बताते हैं। एक बेहतर नेता चुनने के लिए पहले तो आम लोगों को देखना चाहिए कि वो हमारे प्रति जिम्मेवार है या नहीं, वो हमारी जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े समाज को वो आगे बढ़ा रहा है या नहीं, महिलाओं को वो आगे बढ़ा रहा है या नहीं, या फिर सबसे जो एकदम अच्छी बात है वो शिक्षित है या नहीं, ये देखना चाहिए। ये देखना चाहिए। चलिए, तो बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह की ये दोनों छात्राएं हैं। काफ़ी बेहतर है, काफ़ी टैलेंटेड है और कहीं ना कहीं इधर आ जाइए, कहीं ना कहीं योगदान यहाँ के शिक्षकों का भी रहा है। तो हम मौजूद अभी फ़िलहाल थे कौटिल्या कोचिंग सेंटर में और हम चाहेंगे कि एक बार ऐसे शिक्षक के लिए भी ताली बजनी चाहिए। और इस ताली में बड़ा बेजोड़ आवाज़ था क्योंकि ये जान रही कि भाई शिक्षक का योगदान काफ़ी रहा है और उन्हीं की बदौलत हम यहाँ आगे तक बढ़ पाएँ। देखिए, हमारा एक उद्देश्य था ईसा से और कोमल से बात करने का कि हमारे समाज की बेटियां ऐसी बन सकती हैं। आप जो फालतू चीज़ों में समय बर्बाद कर रहे हैं वो आप उसको पॉजिटिव चीज़ों में लेकर आएँ। अगर आप इस तरह से करेंगी तो निश्चित तौर पर आप ईसा और कोमल की तरह जो है वो टॉप करेंगी। और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 12th में टॉप करना कोई मायने नहीं रखता, लाइफ में टॉप करना है और IAS बनना है। धन्यवाद। आप देख रहे थे बंदबाज और मैं हूँ समर राठौर।